बार। ओके, तो ये था ना, लास्ट टाइम हमने इस पे खत्म किया था ना, कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री। तो पाई रेडियंस किसके इक्वल था, याद करो, पाई रेडियंस 180 डिग्री के इक्वल था। ठीक है, तो 1 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 180 डिग्री बाय पाई। फिर मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, 6 रेडियंस कितना हो जाएगा, 6 रेडियंस 180 डिग्री बाय पाई इंटू 6। फिर हम पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। तो 7 ऊपर चला जाएगा, 42 हो जाएगा। याद आ रहा है वाला सारा। अच्छा, इसके बाद क्या करना था, इसकी मिक्स फ्रैक्शन बनानी, इसका मुझे बताओ आंसर कितना आ रहा था, याद है, नहीं इसका वो कितना आ रहा था, 3780 बाय 343 सबसे पहला वाला, सबसे पहला वाला बाय 11, क्योंकि हमने इसको 11 से काटा था, इसको 21 से, तो ये 3 आ रहा था। फिर इसका मिक्स फ्रैक्शन क्या आ रही थी, 343 7/11 डिग्री। फिर मैंने इसके बाद एक स्टेप किया था, वो याद है किसी को, 343 डिग्री प्लस 7/11 डिग्री। फिर मैंने डिग्री को किस में चेंज किया था, माइन्यूट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दिस। ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा, 343 डिग्री प्लस 422 बाय, हाँ बिल्कुल सही, 11 मिनट्स। फिर उसके बाद 38 2/11 माइन्यूट चल रहा है अभी तो। फिर ठीक है, फिर 343 38 मिनट्स प्लस 2/11 इंटू 60 सेकेंड्स। फिर मैंने कहा था 60 इंटू 2 कितना हो गया, 120। तो अप्रॉक्स कितना आंसर आ गया, 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकेंड्स अप्रॉक्स। अब आप अगर 5 रेडियन से करना चाहते हो तो कर लो, मुझे आंसर बता दो। 5 रेडियन से 286 डिग्री 21 मिनट्स 41 सेकंड। 5 रेडियंस का आ रहा है कितना, 5 रेडियंस का, 5 रेडियंस का आंसर 49 आ रहा है, जस्ट चेक इट, 49 है आपका, 49 है। फाइनल आंसर क्या है 5 रेडियंस का, 286 डिग्री 21 माइन्यूट्स और 49 सेकंड्स अप्रॉक्स, या एग्जैक्ट आया है, ओके। कोई भी डाउट इसमें, पक्का कोई डाउट नहीं है, श्योर एवरीवन, हाँ 1 डिग्री में 60 मिनट्स। अच्छा, हमने लास्ट वाली क्लास नहीं करी ना, कोई बात नहीं, अभी आप देखो क्या क्या हो रहा है नया। ठीक है, अभी आप नोट करते रहो, फिर कल दूसरी वाली क्लास में आना है आपको, 10-15 मिनट्स पहले आ जाना। अच्छा आगे चले, आज हो गए यहाँ तक, ओके। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको देखो एक बार, क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन लिखना, क्योंकि पीपीटी आपके पास ग्रुप पे है, क्वेश्चन लिखना आपको। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल इन विच अ सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4, ठीक है, और यूज 2 पाई इज इक्वल 22/7। तो मुझे बताओ क्या निकालना है हमें, एक सर्कल के अंदर एक आर्क, आर्क कितनी दे रखी है, आर्क 37 वो वैसा नहीं है ना, क्योंकि रेडियंस में होता है ये। देखो ये जो ये वाली पूरी लाइन है ना, ये दिख रही है आपको आर्क, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, एल। अब ये एल है और ये आर आर है, और ये वाला एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो मैं इसकी जगह क्या लिखूंगा, पहले पहले 60 डिग्री को किस में कन्वर्ट करूंगा मैं, रेडियंस में। तो कैसे करूं, पाई बाय 180, क्योंकि 1 डिग्री में कितने रेडियंस, पाई बाय 180 रेडियंस। ठीक है ना, तो 60 डिग्री में कितने हो गए, पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियंस। ठीक है, फिर ये कट के कितना आ गया, पाई बाय 3 रेडियंस। और फिर मैंने आपको क्या बोला था कि पाई में क्या करना होता है, पाई में क्या करना होता है, पाई जब न्यूमरेटर में होता है तो पाई की वैल्यू 22/7 नहीं पुट करनी, पाई की वैल्यू कब पुट करनी है, 22/7 जब नॉमिनेटर में हो। तो इसका मतलब यहीं तक ही रहेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, पाई बाय 3, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, पाई बाय 3। तो पाई बाय 3 की वैल्यू कितनी हो गई, एल बाय आर, पाई बाय 3 की वैल्यू आ रहा है समझ। देखो फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर, बट थीटा शुड बी इन रेडियंस, क्योंकि रेडियंस एक काउंटिंग है कि सरकमफ्रेंस पे रेडियस को उठा के कितनी बार रखा है, रेडियस को उठा के कितनी बार रखा है, वो हमारी एल होती है। तो थीटा शुड बी इन रेडियंस। तो मैंने पाई बाय 3 को किससे इक्वेट कर दूं, थीटा की वैल्यू तो मुझे पाई बाय 3 मिल गई, अब एल की जगह क्या रख दूं मैं,
37.4 अपॉन आर। लेकिन अब वो खुद कह रहे हैं कि यूज पाई 22/7, नहीं कहा होता तो हम नहीं करते। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 22/7 इंटू आर अपॉन 3 इज इक्वल 37.4। अब मुझे आप सब इसका आंसर निकाल के बताओ। क्योंकि ना ये जो एंगल है ना, ये जो आर्क निकाली है हमने, आप माइनर सेक्टर का फॉर्मूला सोच रहे हो, 2 पाई r थीटा अपॉन 360 डिग्री वाला। हाँ, उसमें वो जो 2 पाई है वो 360 डिग्री ही है, वो कट जाएगा 360 डिग्री, तो L इज इक्वल टू आर थीटा बच गया। दोबारा करूं? उससे कर सकते हैं या नहीं? नहीं, अब 11th में कुछ नहीं, 10th तो खत्म, 10th देखो क्या था फॉर्मूला मुझे बताओ। अच्छा, माइनर आर्क का याद करो। माइनर आर्क का फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई r। ठीक है, इसकी जगह मैं L लिख दूं। सी क्या आने वाला आंसर? 2 पाई क्या होता है? हाँ, तो कट गए ना, वही आ गया फॉर्मूला थीटा आर। अब बात वही है, थीटा L इज इक्वल टू आर थीटा आ गया, आर की वैल्यू थीटा इज इक्वल टू L बाय आर आ गया, वहीं से निकाला उन्होंने फॉर्मूला। इजी था क्या? मैच कर गया आंसर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है रेडियस का? 35.7। हाँ बोलो बोलो, शुरू से कर दूं। देखो हमें क्या करना था, हमने इस रेडियस को उठा के जितनी बार भी रखा सरकमफ्रेंस पे, उसकी काउंटिंग पाई/3 है। अब वो पाई/3 को और डिटेल में अगर मैं बताऊं तो पाई की वैल्यू 3.14 रखना, तो 3.14 अपॉन 3 कितना हो गया अप्रोक्स? इतनी बार रखा है तो हमें ये आंसर मिला। तो रेडियस क्या था वो ये पूछ रहे हैं। गॉट इट? पक्का आ गया समझ में? रेडियस क्या था कि इतनी बार काउंटिंग करके, मतलब ऑलमोस्ट बताना कितना आएगा पाई/3, 1.04 समथिंग, है ना। इस इतनी बार हमने रेडियस को उठा के रखा, तो उसमें हमने कितना कितना हमारा आर का ही लेंथ की 37.4। तो वो कह रहे रेडियस था क्या जो इतनी बार रखने पर 37.4 आ गया आंसर। हैव यू अंडरस्टूड? पक्का इजी था। एक क्वेश्चन वाला खुद करके देखो, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये वाला अब क्या लिखा हुआ है? अब एक बार रीडिंग करना। सी माइन्यूट्स और मिनट का क्या? द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, यानी क्या दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है। अब वो घूम रही है, अब वो घूम रही है 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, 40 मिनट बाद, नॉट माइन्यूट बाद, 40 मिनट बाद। ओ सॉरी, मैंने वो लिख दिया 40 मिनट। ठीक है, यहाँ पे कहीं 40 होगा 8 पे, ठीक है ना, मतलब मैं 12 और 8 लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये 40 मिनट्स हो गया, ठीक है। अब मैं मुझे ना इसका एंगल बताओ। 240 डिग्री, सही है। 240 कैसे आया? 1 मिनट में 6 डिग्री होते हैं, या 5 डिग्री होते, कितने होते हैं? 6। याद है 9th 10th का कॉन्सेप्ट? 10th का कॉन्सेप्ट है कि 1 मिनट में कितने डिग्रीज होते हैं? 6 डिग्रीज। वैसे 360 कितने होते हैं? 60 मिनट्स में कितने डिग्रीज होते हैं? 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में 360 डिग्रीज, तो 1 मिनट में तो 6 डिग्री हुआ ना। ठीक है, तो इसका मतलब कितना हो गया ये वाला एंगल? 240 डिग्री। पर हम क्या करेंगे, 240 डिग्री को पहले किस में चेंज करेंगे? रेडियंस में। थीटा को हमने किस में करा? रेडियंस में। तो पाई/180 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ रहा है इसका आंसर? अब कट करके थीटा की वैल्यू क्या आ रही है? थीटा की वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? 4 पाई/3। थीटा की वैल्यू आ गई 4 पाई/3 रेडियंस। ठीक है, अब उन्होंने यूज पाई का क्या रखा है, तो हम ये तो पता लग गया हमें कि पाई की वैल्यू जब मैं 3.14 रखूंगा तो 3.14 1 अपॉन 3 1.04 होता है। 1.04 इंटू 4 4 पॉइंट समथिंग, तो इतनी बार रेडियस के मिनट हैंड वाली लेंथ को उठा के रखा है। तो वो कह रहे कितनी बार रखा है वो तो हमें पता है, लेकिन कितना आएगा रखने के बाद, मतलब इस मिनट हैंड को उठा के यहाँ पे रखा। आ गया ना समझ? तो वो हमें निकालना है कि कितनी दूर तक गई वो। ठीक है, तो कितना हो गया? थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4/3 रेडियन। सो एल की वैल्यू क्या होती है? L/r क्या होता है? थीटा। लेकिन थीटा शुड बी इन रेडियंस, बिकॉज रेडियंस एक काउंटिंग है। ठीक है, अब आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.5, क्योंकि आर ऊपर आ गया, इंटू 4 पाई/3। ठीक है ना, 4 पाई/3। किसकी? हाँ, रेडियस की वैल्यू लिख दी ना, आर, आर ऊपर से लग गया ना, एल की वैल्यू आर थीटा हो गई। ठीक है ना, अब आपकी आर की वैल्यू 1.5 आ गई,
इंटू थीटा 4 पाई/3 हो गया। अब पाई की वैल्यू भी रख दो और आंसर बता दो मुझे कितना आ रहा है इसका आंसर। तो एल की वैल्यू आ रही है 6.28 सेंटीमीटर। अगर 1% भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो, कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। कहाँ पे आपको लगा कि कॉन्सेप्ट स्किप हो रहा है माइंड से, वो बताओ मुझे वहां पे। पहले ये समझ में आ गया 60 मिनट्स वाला, ठीक है। अब ये मिनट्स और वो माइन्यूट्स था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, थीटा की वैल्यू कितनी हो गई। अब मुझे वो बताओ कितने होते हैं 1 डिग्री में कितने रेडियंस। पाई बाय 180 रेडियंस, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 240 डिग्री में निकालने हैं। 240 डिग्री में, तो 240 डिग्री में कितने रेडियंस हो गए। रेडियंस का मतलब कि कितनी बार रेडियस को सरकमफ्रेंस पे रखा गया है। तो ठीक है, पाई/180 इंटू 240, उसको कट करके कितना आ गया 6463। तो ये कितना आ गया 4 पाई/3 रेडियंस। बस कुछ नहीं, अब एल इज इक्वल टू आर एल बाय आर थीटा लगा दिया और इससे हमें ये पता लग गया। और थीटा ना कभी कंफ्यूज हो जाओ तो इट इज नथिंग बट अ काउंटिंग। थीटा कुछ नहीं है, वो एक काउंटिंग है बस। टफ लग रहा है। नहीं, मैं तो सारे फॉर्मूले से भी निकाल रहा था, उससे भी सही आ रहा है। इसमें एक दो स्टेप एक्स्ट्रा जा रहे हैं। अच्छा, ऑल ऑनेस्टली कितने मार्क्स का क्वेश्चन लग रहा है करने के बाद। 3 का लग रहा है। हाँ, एक में होगा एमसीक्यू में, ए पार्ट में 6.27, एक में 6.28, एक में 6.29, इतनी पास पास वाली वैल्यूज कर लोगे ना, या नहीं। चलो ठीक है, अभी 3 मार्क्स का लग रहा है बिकॉज अभी सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, ठीक है। बट ज्यादा उसमें नहीं करना कि हाँ तो बड़ा ही क्वेश्चन होगा। हाँ, एक स्कूल ने दिया है 3 मार्क का, ऐसी बात नहीं, हमने सही जज किया। एक स्कूल ने 3 मार्क्स का इसको दे रखा है, एक स्कूल ने इसको 2012 में 6 मार्क्स का भी दे रखा है, बट तब लेवल थोड़ा कम था, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, करके देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लिखा हुआ है इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड। देखो अब लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, रेडियाई वर्ड कब आएगा, रेडियाई वर्ड। रेडियाई वर्ड कब आता है, जब 2 सर्कल इन्वॉल्व होते हैं, याद आ रहा है। तो इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन टू सर्कल सबटेंड 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। हाँ, आंसर चेक कर लो अपना, आंसर चेक कर लो। हाँ, लेकिन पहला वाला कौन सा है, 65 है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है कि नहीं। रिस्पेक्टिवली वर्ड लिखा तो नहीं हुआ, पर पहले 65 दे रखा है, तो R1 को पहले वाला लेना। और उसकी ट्रिक भी निकालनी है आप सबने। और कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बताना है, किसी को कंफ्यूजन हो रही है तो मुझे बताना है। आप देखो, चेक करो आंसर। हाँ, 22/13 है। हाँ ठीक है, अब R1/R2 आ गया आपका आंसर दोनों तरफ, ठीक है। तो दोनों के क्या इक्वल है आर्क्स, तो L1 इज इक्वल टू L2 दे रखा है, ठीक है। तो θ1R1 किसके इक्वल हो गया, θ2R2। θ1R1 किसके इक्वल हो गया, θ2R2। फिर θ1 की वैल्यू नहीं 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 65 डिग्री इंटू पाई/180, तो आप ऑटोमेटिकली क्या हट जाएगा, डिग्रीज। वैसे कटना नहीं चाहिए, वो कटना चाहिए, पर आपको स्पेशली ये फॉर्मूला तभी अप्लाई हो सकता है थीटा किसमें हो, रेडियंस में। तो आपको लिख के वो दिखाना पड़ेगा स्टेप एक। पाई/180 होता है, 180/π होता है। रेडियंस में चेंज करने पर न्यूमरेटर में पाई रहता है, डिग्री में चेंज करने पर पाई डिनोमिनेटर में रहता है। डिग्री में चेंज करने, जो हमने से रेडियन में चेंज करा, हमने रेडियन में चेंज करा तो पाई ऊपर रहेगा, ऐसे याद भी रख लो। रेडियन में चेंज करना है तो पाई न्यूमरेटर में रहेगा। अच्छा, इजी इनटू में क्या आएगा, R1 इज इक्वल टू 110 इंटू पाई/180 इंटू R2। तो ये तो कैंसिल हो गए, ठीक है। तो R1 अपॉन R2 कितना आ गया
110/65 कितना आंसर आ रहा है? 22/13। सर रेडियन में चेंज करते हो पाई न्यूटन में कैसे आएगा? रेडियन देखो 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? अच्छा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। ठीक है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हुआ होगा कि अच्छा ऐसे करना है हमें, धीरे धीरे सेल्फ प्रैक्टिस। वो आप एक काम करो, क्रॉस ध्यान से करो। देखो यहाँ पे R1 जो पहले लिखा हुआ है ना, उसको मैंने लेफ्ट में लिखा है। वन परसेंट डाउट है तो मुझे बता देना, वैसे तो आपको क्लियर हो रहा होगा। कर दूं आगे? अब हम क्या फाइंड करेंगे आज? अर्थ का रेडियस। ठीक है, तो कौन रीड करेगा? करोगे रीड? एरेटो एरेटो बोल सकते हो बस। who lived at Alexandria measured the radius of Earth with a small error when compared the results using modern measurements. The technique he used involves lower school geometry. ठीक है, तो आप सब कॉपी में ना ये फिगर बना लो। ठीक है, और ऊपर हेडिंग लिखा है रेडियस ऑफ अर्थ। जितना हिस्ट्री में लिखा गया है एरेटो के बारे में वो आप गूगल भी कर सकते हो, बट थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूँ कि पहले कोई भी ना वे आउट नहीं होता था कुछ निकालने का। धीरे धीरे उन्होंने डिस्कवर किया इस बात को, एक्सप्लोर किया कि कैसे निकालें। तो अब ध्यान से देखना, अभी मैं जो बताऊंगा कि उन्होंने निकाला कैसे अर्थ का रेडियस। जबकि डिग तो हम कर ही नहीं सकते इतनी दूर तक, सेंटर तक इतना डिग तो कर नहीं सकते, फिर भी उसने ये निकाल लिया। ये शैडो अभी बता रहा हूँ किसकी है। आप पहले ये थोड़ा सा फिगर बना लो, इससे आपको थोड़ा सा आइडिया। नहीं, अपने फ्रेंड को उसने, वो खुद अलेक्जेंड्रिया पे रहा और फ्रेंड को बोल दिया साइन जाने के लिए, और उनके बीच में जो वो था, मैं अभी आपको दिखाऊंगा गूगल से कि कितना दूर था ये। मतलब उसने क्या किया, एक स्टिक रखी अलेक्जेंड्रिया पे और वही स्टिक उसके फ्रेंड ने रखी साइन जगह पे, एक अलेक्जेंड्रिया एक साइन। ठीक है, अब इसकी शेडो, ठीक है, इसकी शेडो यहाँ पे बन रही थी पर इसकी शेडो नहीं बन रही थी। ठीक है, तो उसने क्या किया, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स लगा लिया। समझ में आया कि नहीं? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट लगा लिया। नहीं आ रहा? आ गया? दोबारा देखो, ये वाली जो स्टिक थी उसकी शेडो यहाँ पड़ रही थी तो ट्राइंगल बनेगा। तो ये जो पूरा ट्राइंगल है, ए सॉरी, जो ये पूरी ए बी सी डी है, ये क्या है, जेड बना रही है ये। तो जेड बना रही है तो इसका मतलब, अब उसने ट्रिगो लगा के, क्योंकि ट्रिगो आर्यभट्ट ने बहुत पहले निकाल दी थी, तो उसने ट्रिगो लगा के कितना एंगल निकाल लिया, ट्रिगो लगा के। कैसे निकाला होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके tan थीटा से उसने एंगल निकाल लिया। इतनी बात समझ में आ रही है? हाइट्स एंड डिस्टेंसेस या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगो समझ में आ रहा है? तो 7.2 डिग्री आ गया। क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के अकॉर्डिंग भी ये वाला भी 7.2 डिग्री होना चाहिए? अगर हमें क्या मिल जाए कि हम अर्थ का रेडियस निकाल लें, अगर हमें ये मिल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, थीटा को किसमें चेंज कर सकते हैं, इनटू पाई बाय 180 में। और 180 यहाँ पे एक एंगल है, हम एंगल और पाई को कट कैसे कर देते थे? किसको? ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। ठीक है, ओके, तो यहां पे हम क्या निकाल लेंगे इससे, थीटा। थीटा लेकिन किस में निकालेंगे हम? रेडियंस में। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब रेडियस की काउंटिंग
रेडियस की काउंटिंग इस थीटा के अकॉर्डिंग अलेक्जेंड्रिया और सीन के बीच का डिस्टेंस है आर्क, क्योंकि अर्थ इज अराउंड स्फेरिकल समथिंग, इलिप्सॉइड है वो, तो वो आर्क हो गई, सीधी सीधी तो है नहीं। गॉट इट? तो कोई मुझे एक स्टूडेंट उस वो बताओ कि अलेक्जेंड्रिया और सीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, गूगल देख के। अलेक्जेंड्रिया और सीन के बीच में कितना डिस्टेंस है, कोई भी गूगल करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। ये समझ में आ रहा है ना कैसे उसने निकाली होगी हाइट टेन थीटा का यूज करके। तो हमें पता है कि थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, एल बाय आर। सो व्हाट शुड आई राइट, थीटा एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया उसने, तो 7.2 डिग्री इंटू व्हाट, पाई बाय 180, ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, कितना डिस्टेंस है उसके बीच में, 800 किलोमीटर है। ओके, तो यहाँ पे मैं 800 किलोमीटर लिख रहा हूं, और आप सबको क्या निकालना है, रेडियस ऑफ अर्थ। क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ को अगर हमने उठा के, वैसे तो ये पॉसिबल नहीं है, बट एक बार पिक कर करके सरकमफ्रेंस पे रखा होगा तो इतना एंगल बन गया। अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट? और कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। क्या हुआ, पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री है ना। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हम कंपैरिजन नहीं कर रहे, हमने इक्वेट कर रहे हैं कि जो 3.14 था ना, 3.14 रेडियंस को हमने 180 डिग्री से कंपेयर किया था। क्यों किया था कि इतना करने पर ये वाला एंगल मिल जाएगा, ऐसे चल रहा है वो कॉन्सेप्ट। तो एक रेडियन कितना मिलेगा, 180 डिग्री बाय 3, उसको पाई लिखा हुआ है। तो फिर डिग्री और हाँ, दोनों एंगल के मेजरमेंट्स हैं। डिग्री, हाँ, पाई रेडियंस एंगल का है, पाई नॉर्मल नंबर है, इरेशनल जो है। गॉट इट? पाई रेडियंस। अब कैलकुलेटर का यूज आप सब कर सकते हो, पाई की वही 3.14 ले लो, या 22/7 भी ले सकते हैं, और कैलकुलेटर का यूज करके मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। क्या है रेडियस? हाँ, निकाल के तो बताओ कितना आ रहा है, किलोमीटर्स में आना चाहिए, किलोमीटर्स में आना चाहिए। 63 जो आंसर आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो रेडियस ऑफ अर्थ आ रहा है कितना, 63.63। अच्छा, मतलब इतना किलोमीटर से। और एक गूगल से देख के वो बताना कितना है फाइनल, ऑल्दो कितना रेडियस है, कितना, मतलब उसने स्मॉल एरर, उसने लिखा यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स कंपेयर्ड विद अ स्मॉल एरर, लेट्स सी। हाँ, अप्रोक्सीमेट। और गूगल पे कितना आ रहा है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना आ रहा है, हाँ 6357 और यहाँ पे 67 पॉइंट समथिंग भी है, बस इतना आ रहा है किलोमीटर। यहाँ पे दूसरी ऑप्शन है 60। कोई बात नहीं, इतना मैच कर गया इससे, स्मॉल एरर। हाँ, इसलिए भी तो आ सकते हैं परफेक्ट सर्कल नहीं है बिल्कुल से, क्योंकि एलिप्सॉइड है, एलिप्सॉइड है तो बिल्कुल सही। तो ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ और ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ, देखो उसने थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर से निकाल लिया, कोई टेक्निक नहीं उसकी, ना डिग करा ना कुछ करा। सर वो समझा दो सर एक बार। कौन सा वाला, ये वाला कॉन्सेप्ट? देखो उसने क्या किया, ऑल्टरनेटिव, उसने ना यहाँ पे एक स्टिक रखी, लॉ में रीडिंग करवाता हूँ इसकी, 1 मिनट रुको, करा रहा हूँ। पहले एक बार ये देख लो, पहले एक बार ये रीड कर लो, इसमें मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। He observed that during noon time of summer solstice, the sun's rays cast no shadow in the city sign, which was located 500 miles from Alexandria. अब 1 माइल में 1.6 किलोमीटर के आसपास होते हैं, तो आप 500 into 1.6 करोगे तो नियर अबाउट वो आंसर आ जाएगा। At the same day and the same time, he found that in Alexandria the sun rays made 7.2 degree with local vertical as shown in the figure. ठीक है, he realized that the difference of 7.2 degree was due to the curvature of the earth. ये वाली बात समझ में आ रही है? Okay, the angles this is equal to 1/8 radians. तो वो तो हमने वैसे भी खुद से निकाल दिया कैलकुलेटर से। तो यहाँ पे जो एंगल था उसने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज करके क्या निकाल लिया, द एंगल बिटवीन नो शैडो एंड द शैडो वन, उससे क्या आ गया, थीटा। तो 7.2 डिग्रीज। अब उसको पता था कि थीटा इज इक्वल टू, इतनी ट्रिक हो तो वहां पे डिस्कवर हो चुके थे और यूके से एक्सप्लोर कर चुके थे। तो कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। फिर बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है, अब कैलकुलेटर से आप करोगे तो आपको L by R तो आ गया, but एक थीटा को 7.2 डिग्री है ना, तो रेडियंस मैंने क्या पीछे लिखा था, थीटा शुड बी इन रेडियंस। थीटा रेडियस को थीटा तो काउंटिंग है ना एक,
थीटा तो काउंटिंग है कि रेडियस को उठा के सर्कमफ्रेंस पे कितनी बार रखा है, 7.2 डिग्री है तो 7.2 डिग्री को तो पाई बाय 180 रेडियंस होता है, तो 7.2 डिग्री ये आ गया। हाँ बोलो। सर ये थोड़ा सा गलत भी तो हो सकता है अगर हम हाँ वो उसने पहले ही बोल दिया स्मॉल एरर है। सर वैसे नहीं बोल रहा मतलब कि अगर हम ये अर्थ को ले वो सर एक एक्सिस में झुका हुआ है तो उसके वजह से वो थीटा की वैल्यू थोड़ी अलग भी आ सकती है। हाँ हाँ, डिप जो मैग्नेटिक डिप है ना वो उन्होंने फिजिक्स में डाल रखा है कॉन्सेप्ट। सर तो इस हिसाब से तो ये वाला थीटा कौन सा वाला है, टिल्टेड वाला नहीं, जो उसके सेंटर पे है। तो वैसे कैसे निकाल रहा है वो जो 23.5 डिग्री से वैसे भी हो जाती है। वो भी उसका तरीका है, नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में मेजर कर लिया, नॉर्थ और साउथ पोल एक बार उधर देखा एक बार स्ट्रेट देखा। तो चलो वो कभी किसी क्लास में समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई वाली बात, ओके। आई होप क्लियर हो गया सबको या नहीं। तो आज आपने अर्थ का रेडियस निकाला, ठीक है। अब सबसे पहले ये करने से पहले एक बार आप सारा रिवाइज कर लो जो जो था अभी तक, ठीक है। सब कुछ ये रिवाइज कर लो, यहाँ से स्टार्ट किया था, एक बार ये सारा रिवाइज कर लो फटाफट से। सर रेडियन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, ये 12th के एंड तक आपका बेस सेट हो गया आपका रेडियंस का, 12th के एंड तक का। कुछ टफ लग रहा है तो मुझे बता दो, देख लो एक बार। अर्थ का रेडियस निकालने में कोई प्रॉब्लम किसी को, कोई भी प्रॉब्लम? फटाफट देख लो ये। ठीक है, अब आपको बोर्ड पे देखना है, यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा हुआ है, हेडिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। हेडिंग लिख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अच्छा अब मुझे बताओ, वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मतलब ऐसे तो समझ आएगा नहीं, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, सिर्फ आपको ध्यान देना है किस पे, फंक्शंस वर्ड। आगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा फंक्शंस का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ इनमें से कोई वैल्यू समझ में आ रही है, कोई टफ लग रही है, वैल्यूज देखने में डिफरेंट लग रही है। चलो तो हम एक काम करते हैं, पहले एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी क्या है, मैंने बनाया एक सर्कल, ठीक है, और यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनाए मैंने, 4 क्वाड्रेंट समझ में आ रहे, ठीक है। ओ यहाँ पे लिखा मैंने x, ठीक है, यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ y डैश। क्वाड्रेंट समझ में आ रहे, क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट्स का मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। अच्छा हमेशा ट्रिग्नोमेट्री में कैसा सर्कल लेना है, यूनिट सर्कल, ठीक है। सो व्हाट डू यू थिंक कि जब रे, जो हमने उस दिन रे पढ़ी थी, वो अगर कोई एंगल ना बनाए, रे कोई भी एंगल ना बनाए, तो कितना एंगल है, तो यहाँ पे मैं 0 डिग्री लिख दूं यहाँ पे। अगर रे बिल्कुल परपेंडिकुलर एंगल बनाए, 90 डिग्री हो गया, फिर नेक्स्ट 180 डिग्री, फिर यहाँ पे 270 डिग्री, और यहाँ पे वापस 360 डिग्री, ठीक है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, अगेन 360 डिग्री, ठीक है। अब
आपको ना इनका रेडियन मेजर बताना है। क्या बताना है? रेडियन मेजर। ये डिग्री लिखा होता है ना, इसका रेडियन मेजर बताना है। 0 डिग्री का रेडियन मेजर, 0 डिग्री का रेडियन मेजर, 0, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 360 डिग्री का रेडियन मेजर, 360 डिग्री का रेडियन मेजर। अच्छा, रेडियन मेजर के लिए ना ऊपर छोटा सा सी लिख सकते हो आप, छोटा सा सी लिख सकते हो रेडियन के लिए, याद रखना। ठीक है, 360 डिग्री 2 पाई रेडियंस। ठीक है। अच्छा, ये पाई पे सी नहीं है, वो पता है, पूरे 2 पाई पे सी है, वो ऐसे लिखते हैं। मतलब आपको ब्रैकेट लगाना है तो लगा दो, चाहे कंफ्यूजन हो रही है तो। ठीक है। उसके बाद 90 डिग्री का पाई बाय 2 रेडियंस। ठीक है। नेक्स्ट पाई रेडियंस। ठीक है, फिर कितना? 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 रेडियंस। एक बार ये सारे कंफर्म कर लो तभी मैं आगे करूं। ठीक है। अब करना क्या है हमें? सबसे पहले बेसिक चीज सीखनी है कि अगर ये रेडियस 1 यूनिट का है तो ये जो पॉइंट है जिसको मैं x नाम दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 1,0। वेरी नाइस। नाउ व्हाट अबाउट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ y? 0,1। नाउ x डैश -1,0। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट तो मुझे बता दो, ये तो बहुत इजी है, 10th का ही है। और y डैश का 0,0,-1। श्योर, कोई डाउट नहीं है? एक बार और देख लो। 1,0, 0,1 की यूनिट सर्कल है ना, पक्का आ गया समझ में? नाउ अगर मैं x को ट्रिगो में कन्वर्ट करना चाहता हूं, x पॉइंट को, सो एम आई राइट? cos 0 डिग्री कॉमा साइन 0 डिग्री। सही है। ठीक है। अगेन y का ट्रिगो करना है, y का cos 90 डिग्री कॉमा साइन 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है, cos 90 0 होता है। -1,0 cos 180 डिग्री साइन 180 डिग्री। हाँ, हम इधर नहीं है ना, हम उसके ऑपोजिट साइड पे हैं, तो 180 डिग्री कवर कर लिया होगा एंगल, 180 डिग्री का एंगल कवर कर लिया होगा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं हम, ध्यान रखना। ठीक है। ये जो पूरा -1 है ना, इसका ही आंसर cos 180 है, समझ गए? अच्छा, अब यहाँ पे ये वाला cos 270 डिग्री कॉमा साइन 270 डिग्री। अब यहां तक आप पहले मुझसे कुछ पूछ लो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा। हाँ हाँ, कर रहा हूँ, वापिस आ रहा हूँ उस पर। हाँ, मतलब अगर हमने 0 से 90 ले लिया, उसमें तो साइन और कॉस वैसे भी रिवर्स होते हैं। अगर हम 180 से 360 में जाएंगे तो यहाँ पे 270 में -1 आ रहा है, उसमें 180 में -1 आ रहा है। हाँ, तो वो कैसे हो रहा है देखो, अभी बताता हूँ आपको। सिर्फ अभी तो आपने सिर्फ क्या नोटिस किया है? रेडियस ऑफ यूनिट्स है, मतलब आपने इसको कार्टेशियन प्लेन ऑब्जर्व किया है ना अभी। अब कार्टेशियन प्लेन में जब हम एक ऐसे बनाएंगे, कुछ ऐसे बनाएंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्यों -1 कब है, 0 कब है। ठीक है। ओके, नाउ व्हाट अबाउट दिस 360 डिग्री? ये 360 डिग्री cos 360 डिग्री कॉमा साइन 360 डिग्री। ठीक है। अब इन सबका हम क्या लिखेंगे? रेडियन मेजर। अब इन सबका हम क्या लिखेंगे? रेडियन मेजर। सो रेडियन मेजर के लिए क्या लिखूं? रेडियन मेजर cos 0 कॉमा साइन 0। व्हाट अबाउट दिस? cos पाई बाय 2 कॉमा साइन पाई बाय 2। फिर ये वाला cos पाई कॉमा साइन पाई, cos पाई कॉमा साइन पाई। और ये वाला cos 3 पाई बाय 2 कॉमा साइन 3 पाई बाय 2, cos 3 पाई बाय 2 कॉमा साइन 3 पाई बाय 2। एंड फाइनली द लास्ट वन, अगेन वापस आ गए ना एंटी क्लॉकवाइज करके, तो cos 2 पाई कॉमा साइन 2 पाई, cos 2 पाई कॉमा साइन 2 पाई। अब क्वेरीज पूछ लो ताकि मैं वापस पीपीटी पे आऊं वापस, पहले इतने में से कुछ क्वेरी है तो।
अच्छा नहीं नहीं न्यू है, डोंट वरी। आज ऐसा कुछ 180 ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मैंने बस ये वो लास्ट वाली क्लास के बाद का ही है, डोंट वरी। मतलब ये 180 कैसे आया ये पूछ रहे हो? अच्छा ये तो ऐसे हो गया आर्क 180, ये वो मैं वापस दिखा रहा हूँ, अब आपको क्लियर हो जाएगा। वो वापस दिखा देता हूँ मैं। कितना समझ में आ गया यहाँ तक पक्का? अब मैं वापस पीपीटी ओपन कर रहा हूँ। अब आप नोटिस करो कुछ गलत है, मतलब जो आपको लग रहा है कि वो समझ ना आ रहा हो, देखो एक बार चेक करो। तो फिर 270 ये 10th के फॉर्मुलेस हैं, सारे सारे 10th के हैं। साइन 0 डिग्री टेबल यूज कर सकते हो, आपने टेबल उस दिन बनाई थी, आप टेबल यूज कर सकते हो, आपने ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना रखी है। हाँ तो इससे इस 270 और 180 कैसे होगा? प्रूफ, हाँ वो है ना, अभी आगे सब कुछ है, अभी धीरे धीरे, अभी फास्ट 30, 40 और 60 भी आएंगे। सब आएंगे। 1 डिग्री भी आएगा, 2 डिग्री, 7.2 डिग्री आ गया, अब तो उससे ज्यादा क्या बोलूं मैं। अब तो आपने रेडियस ऑफ अर्थ ही निकाल दिया 7.2 डिग्री से। अच्छा आप ना a कॉमा b को मत देखना, सिंपल आप देखना बस 1,0 0,1 एंड दिस, ठीक है। उसमें से यहां से कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता दो। ठीक है अब हम आते हैं इस पे, पक्का श्योर क्लियर हो गया ना अच्छे से? अब आप इस ट्राइंगल को नोटिस करो, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। अब इसमें जो ये x है, क्या है x, इसमें जो x है, जो वो कैपिटल x है उसको नहीं, वो जो स्मॉल x है वो क्या है? एंगल इन, नहीं अरे अब तो 11 एंगल इन रेडियंस, एंगल इन रेडियंस है ना वो, या नहीं आ रहा समझ? आ गया? तो क्या सही लिखा हुआ है यहां पर भी x? क्योंकि वो उसकी काउंटिंग है, कितनी बार रेडियस को उठा के हमने पिक करके रखा है उस पे, और रेडियस क्या है? 1 यूनिट। तो x इज इक्वल टू l बाय 1, तो l को तो x होना ही था, जो हमारा थीटा होता था वो हमारा l बाय r होता था। अगर रेडियस 1 यूनिट का है तो थीटा ही तो l होता था, ये लास्ट क्लास में हुआ था, थीटा ही l होता था, तो x वो वाला x है। श्योर क्लियर हो गई वाली बात? नाउ अब OM की लेंथ को हमने क्या लिया? x की कोई वैल्यू तो नहीं निकाली। अभी कुछ भी नहीं निकाला, अब मुझे बताओ बस OM की लेंथ a और PM की लेंथ b, सो व्हाट डू यू थिंक विल बी द पॉइंट b? p a कॉमा b, p पॉइंट a कॉमा b बन गया, x कॉमा y, x कॉमा y। श्योर? कोई भी डाउट इस पूरी स्लाइड में, कोई भी डाउट पूछ लो, इस पूरी स्लाइड में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो, इस पूरी स्लाइड में कुछ भी अगर आपको लग रहा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो पूछ लो मुझसे। पूछना है कुछ? नहीं पक्का श्योर, श्योरिटी हो गई? ठीक है पिछली स्लाइड में हमने किया ही क्या था? हाँ कुछ नहीं, बस समझने के लिए थी, ताकि आपको आगे जो कराने वाला हूं मैं वो समझ में आ जाए। ये सब मैं आपको वैसे ही दिखा रहा हूँ कि क्या क्या हमें पढ़ना है, ठीक है। सो डायरेक्ट मैं इस वाली स्लाइड पे स्विच हो रहा हूँ, और आपको सिर्फ ये बताना है कि मैंने इसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या बनाई है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है? कौन सा एंगल है ये क्लॉकवाइज, तो वो -x हो गया, तो ये x हो गया, ठीक है। अब आप सबको बोर्ड पे ध्यान से देखना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा क्या OA रेडियस है और OP क्या है? सो दैट मींस ये कंफर्म है कि रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव, रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव। सो लेट्स सी साइन x क्या होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन x, फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे साइन x बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन x, और ट्राइंगल आपको लेना है, मैं यहाँ पे m लिख देता हूं, OPM, इन ट्राइंगल OPM साइन x की वैल्यू b अपॉन b, मतलब ये हो गया b। और व्हाट अबाउट cos x, cos x a, क्या पहले क्वाड्रेंट में a लिख रखा, मतलब वो अंडरस्टूड है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्या पहले क्वाड्रेंट में a 0 रहेगा और b भी 0 रहेगा, वो ग्रेटर देन 0 रहेगा a और b फर्स्ट क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्योंकि कौन सा साइन होता है? प्लस कॉमा प्लस का, तो साइन x पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और साइन x सेकंड क्वाड्रेंट में, सॉरी cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे प्लस के होते हैं, तो इसका मतलब sin x cos x tan x cosec x sec x और cot x ये सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव, सब क्या रहेंगे? पॉजिटिव, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है।
तो सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे ही आप यहाँ पे ये बनाओगे, ठीक है, तो उसमें ए का साइन क्या हो जाएगा, ए का सेकंड क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट था ना, सेकंड क्वाड्रेंट में ए लेस देन 0 हो जाएगा, पर बी क्या रहेगा, ग्रेटर देन 0। तो साइन एक्स बताओ मुझे, ये वाला एक्स। अब बिल्कुल सोचना कि ये ट्राइंगल बिल्कुल इसके कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। तो अब साइन एक्स मतलब अब बी क्या रहेगा, बी पॉजिटिव रहेगा, और ए, ठीक है, और रेडियस क्या रहेगा 1। तो आप मुझे बताओ साइन एक्स पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। कॉस एक्स नेगेटिव क्यों हो गया, क्योंकि कॉस एक्स होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस नेगेटिव हो गई, तो बी नेगेटिव हो गया। टेन एक्स होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब बी अपॉन ए, तो ए जो नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव। फिर ठीक है, तो इसके लिए इन सबके लिए क्या ट्रिक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC क्या याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज या एड शुगर टू कॉफी या कुछ भी आप बना सकते हो खुद का, ठीक है। तो ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव, ऑल मतलब सारी ट्रिको, लेकिन एस का मतलब क्या है, साइन एंड उसका रेसिप्रोकल, आर पॉजिटिव, साइन एंड, तो मैं इनिशियल्स को हाईलाइट कर रहा हूं जिस पे आपको ध्यान रखना है, आर पॉजिटिव। उसके बाद टी का मतलब क्या है, tan एंड इट्स रेसिप्रोकल आर पॉजिटिव, क्योंकि रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी। एंड फाइनली cos एंड sec आर पॉजिटिव, तो ये हो गया सी। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज वर्ड समझ में आ गया। तो ऑल साइन 10 cos, यानी पहले वाले में तो 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव, फिर दो दो करके डिस्ट्रीब्यूट हो गई। कोई भी डाउट इसमें, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट हो तो बता दो। श्योर, श्योर, सबको समझ में आ गया अच्छे से, पक्का कोई डाउट नहीं है।
मैंने डेस्कटॉप पे डाल दिया वैसे। सबसेट वाली क्लास अटेंड करी है सबने, जिसमें हमने सबसेट बनाए हैं? सबने अटेंड करी है सबसेट वाली क्लास? याद है ये हमने लास्ट एग्जांपल किया था फ्राइडे की क्लास में, ठीक है? फ्राइडे की क्लास में ये लास्ट एग्जांपल था हमारा, ठीक है? फिर उसके बाद राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सारे सबसेट लिखने हैं। पहला सबसेट क्या है इसका? पहला 5 और दूसरा ए विथ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है? ऑब्वियसली इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 1, ओके? तो इसके सबसेट कितने होंगे? कार्डिनल नंबर इसका 1 है, तो सबसेट कितने होंगे? 2 टू द पावर 1, ओके? सेकंड, अब इसका कार्डिनल नंबर क्या है? 0, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? खाली एक बनेगा। और 5 का सबसेट क्या होगा? 5 कर्ली ब्रैकेट, ठीक है? 5 का एक ही बनेगा, सिर्फ ओनली 5 ही बनेगा इसका, ठीक है? करें आगे? ओके। अब ये हमें ए सेट गिवन है जिसका 5 है। अब आपको देखना है कि इसके पार सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ओके? इसके पार सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? ये आपको बताया था ना, ये हमारा पार सेट की डिनोशन है। पार सेट ऑफ ए, हाँ 2 होंगे, क्योंकि ए का कार्डिनल नंबर क्या है? 0। तो इसके बाद इसके सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 टू द पावर 0 विच इज 1, ठीक है? अब आपको देखना, अच्छा पी ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स होंगे ना? पी ऑफ ए में तो एक ही एलिमेंट होगा। आई थॉट ये पूछ रहा है कि पी ऑफ ए के सबसेट्स कितने बनेंगे। पी ऑफ ए के सबसेट पूछा जाए तो वो कितने बनेंगे? वो 2 बनेंगे, ठीक है? अच्छा, आपने सबसेट वाली क्लास अटेंड करी थी फ्राइडे वाली? फ्राइडे को आए थे आप? हाँ, अच्छा क्या होंगे वो अभी बात कर लेते हैं, ठीक है? ये क्लियर है इतना? अब सबसे पहले बात करते हैं व्हाट आर द सबसेट्स ऑफ ए। ए के सबसेट्स कौन कौन से बन रहे हैं? ए के सबसेट क्या है? 5 और बस 5, ठीक है? इसके बाद अब हमें देखना है कि इसके पार सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने होंगे। इसके पार सेट के एलिमेंट्स कौन से होंगे? 5। इसके सबसेट पार सेट में एक ही एलिमेंट है, ओके? अब इसके सबसेट कितने होंगे? क्योंकि अब ये पाई विथ कर्ली ब्रैकेट है, अब इसके 2 हो जाएंगे, एक अकेला 5 और एक 5 के साथ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है? ओके, दोबारा सबसे पहले हमने देखा हमें सेट ए गिवन था जिसके अंदर एक ही एलिमेंट है, जिसके अंदर कुछ है नहीं, मतलब 5 है, ओके? उसके सबसेट कितने हैं? 5, क्लियर? उसके बाद ये हमने पार सेट बनाया, दिस इज नथिंग बट दिस इज पी ऑफ ए, और पी ऑफ ए के सबसेट कितने हैं? 5 एंड कर्ली ब्रैकेट 5, क्लियर है ये बात सबको? ओके, इंटरवल वाली क्लास करिए अभी हमने? अभी इंटरवल नहीं करे, कोई नहीं, अभी बाद में कर लेंगे, ओके? इंटरवल, ओके। नेक्स्ट, व्हाट यूनिवर्सल सेट डू यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग? इनके यूनिवर्सल सेट बताने हैं। सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या है? राइट ट्रायंगल्स का यूनिवर्सल सेट क्या है? जो राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं उसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा? बताओ क्या? इसका आपको यूनिवर्सल सेट बताना है राइट एंगल ट्रायंगल का। मतलब ये किसका पार्ट है, बस ये सोचो, राइट एंगल ट्रायंगल किसका पार्ट है? एक ट्रायंगल का, हाँ एग्जैक्टली वो भी हो सकता है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल का ही पूछा, सेट ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो हमारा जो ट्रायंगल्स है वो अलग अलग टाइप्स के हैं, ठीक है? अब आपको इसका एक क्या पूछा हुआ है? यूनिवर्सल सेट। तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या है? सिर्फ ट्रायंगल्स हो जाएगा, क्योंकि वो कोई भी हो सकता है, इक्विलेटरल भी हो सकता है, और आइसोसेलेस का क्या होगा? ट्रायंगल्स, ठीक है? ओके, नेक्स्ट, अब आप एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको सेट ए, सेट बी और सेट सी दिया हुआ है। अब आपको इसका यूनिवर्सल सेट बताना है, एबीसी में से बताओ यूनिवर्सल सेट क्या होगा इसका? इसका यूनिवर्सल सेट बताना है आपको।
यूनिवर्सल सेट का मतलब है कि कौन सा सेट है जिसके ये तीनों पार्ट्स है। ठीक है, ठीक है। एक तो ये तो आपको देखना है 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8 तो होना ही चाहिए उसके अंदर। ओके, फर्स्ट वाले में देख लेते हैं, फर्स्ट वाले में नहीं है, 5 तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। अब ये दोनों हमें चेक करना है। आखिरी वाला देखो 1 3 5 2 4 6 0 नहीं है। अब इसको चेक करो 1 3 5 2 4 6 0 2 4 6 8, ये सारे तो है ना, तो इसका सही आंसर क्या है? थर्ड पार्ट। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, दैट इज लास्ट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का, दैट इज वेन डायग्राम। वेन डायग्राम का मतलब क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। वेन डायग्राम क्या होता है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, यानी कि जब हम अलग अलग सेट को किसी डायग्राम की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम। क्लियर है? जैसे आपको ये दिया हुआ है सेट ए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, तो हमने उसको ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। सेट बी के अंदर 3 एलिमेंट्स है 3 4 एंड 5, उसको अगेन हमने एक सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया। यहाँ पर सेट ए एंड सेट बी में 3 हमारा एक कॉमन एलिमेंट था। ठीक है, 3 हमारा एक कॉमन एलिमेंट था, इसीलिए हमने 2 सर्कल्स के बीच में इस 3 को एनक्लोज करा। क्लियर है ये बात? ओके, इसके अलावा 1 3 5 4 1 2 3 4 एंड 5, इन सब के अलावा ये 3 एलिमेंट्स है जो किसी सेट का पार्ट नहीं है, बट ये क्या है? ये यूनिवर्सल सेट का पार्ट है, इसीलिए हमने इन तीनों एलिमेंट्स को इस सर्कल के बाहर रखा है, बट यूनिवर्सल सेट के अंदर डाल के रखा है। क्लियर है सबको ये बात? क्लियर? ओके, वेन डायग्राम क्लियर है? ओके, वेन डायग्राम क्या होता है? बस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जब हम सेट को कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं ब्यूटीफुली या फिर अट्रैक्टिव तरीके से अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हम उसको वेन डायग्राम बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ऑपरेशन ऑन सेट। पहला ऑपरेशन कौन सा है? यूनियन ऑफ टू सेट। यूनियन का सिंबल देख लो, ऐसा होता है यू। आपको याद है यूनिवर्सल सेट का सिंबल? आपको मैंने लास्ट टाइम बताया था ऐसा बनाना है ना? क्यों? क्योंकि अकेला यू जो है वो यूनियन का सिंबल होता है। ओके, तो हम अब क्या करने वाले हैं? अब हम 2 सेट का यूनियन लेने वाले हैं। 2 सेट का यूनियन का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है और, क्या होता है यूनियन का मतलब? और। क्लियर? ए यूनियन बी, यूनियन मतलब और का मतलब क्या होता है? वो सारे एलिमेंट्स जो या तो ए में है या बी में है वो सारे लिस्ट कर कर दे दो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपके पास सेट ए और सेट बी दिया हुआ है, आपको अब निकालना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर ईदर इन ए और इन बी। ओके, विच मीन्स 1 2 3 एंड 4। क्लियर? इसके सेट बिल्डर फॉर्म देख लो क्या है? x is such that x belongs to a और x belongs to b, यानी कि हमारे जो एलिमेंट है ना, x क्या होता है? x is an element, तो हमें वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं जो या तो a में है या फिर वो b में है। क्लियर? अब हम इसका बनाएंगे एक बार वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, ये जो रेक्टेंगल है ना, ये हमेशा ध्यान रखना दिस रिप्रेजेंट्स द यूनिवर्सल सेट। ओके, अब इसके अंदर हमारे पास है एक सेट ए और है एक सेट बी। क्लियर? सेट ए और सेट बी, इन दोनों सेट में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 2 एंड 3, जो कि हम लिखेंगे यहाँ पर बीच में। ओके, ये हमारा सेट ए है और ये है सेट बी। ओके, 2 एंड 3 हम लिखेंगे बीच में, बाकी 1 यहाँ पर और 4 यहाँ पर लिख देंगे। ओके, क्लियर? तो अब यूनियन का मतलब क्या है? वो सारे एलिमेंट्स जो या तो सेट ए में बिलोंग कर रहे हैं या फिर वो सेट बी में बिलोंग कर रहे हैं। क्लियर? हम सिर्फ 2 और या सिर्फ 3 भी तो हो सकता है। क्या? सिर्फ 2 सिर्फ 3 भी और आ गया ना बीच में, और का मतलब है ए वाले लिख दो या बी वाले लिख दो। कोई भी 2 एलिमेंट नहीं, नॉट कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन की बात कर रहे हो ना आप? यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख कर दे दो। ठीक है, यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिख दो। ओके, यानी कि ए वाले भी चाहिए हमें और हमें बी वाले भी चाहिए। क्लियर? हमें ए और बी दोनों ही एलिमेंट्स चाहिए। ओके, हमें ए और बी में लाए करते हुए दोनों ही एलिमेंट्स चाहिए। क्लियर है ये बात? फाइन। ओके, यूनियन क्लियर है सभी को क्या होता है?
ओके नाउ अब यूनियन पर कुछ ऑपरेशन है, जैसे आपने एडिशन पे ऑपरेशन लगा रखे, कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सभी ने पढ़ा हुआ है। इसी तरह से यूनियन ऑफ टू सेट पर भी ऑपरेशन है, और वो ऑपरेशन क्या है? कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ जैसे आपने पढ़ा हुआ है अपनी छोटी क्लास में, 7th 8th क्लास में, क्या होता है? 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। सिमिलरली इधर क्या हो जाएगा? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। ठीक है, ए का बी के साथ यूनियन कर लो, फिर बी का ए के साथ यूनियन कर लो, दोनों एक बात है। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ क्या कहते हैं? 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5। क्लियर है? ओके तो अब यहां पर एसोसिएटिव में क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। क्लियर? ओके नेक्स्ट इज लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि हम ए में ऐसा क्या ऐड करें कि मतलब 2 में ऐसा क्या ऐड करो कि वापस से 2 आ जाए? 0। क्लियर? अब सिमिलरली ए का किसके साथ यूनियन करो कि वापस से ए आ जाए? 5। वेरी गुड। ए का आप 5 के साथ यूनियन करोगे तो फिर क्या आ जाएगा वापस से? ए। नहीं समझ आया? देखो फॉर एग्जाम्पल हमें एक सेट दिया हुआ है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी ए यूनियन 5? ए यूनियन 5। ए यूनियन 5 का मतलब है वो सारे एलिमेंट्स लिख दो जो ए में भी और 5 में भी है। 5 में तो कुछ है ही नहीं, तो फिर वापस से क्या बन जाएगा? ए ही आ जाएगा। एसोसिएटिव का मतलब होता है 3 चीजों का एडिशन कर रहे हो। ठीक है, ये देखो। ओके डू यू अग्री 2 + 3 + 5 इज इक्वल टू 2 + 3 + 5? एक ही बात है ना? अच्छा अगर मैं पहले 2 और 5 3 और 5 को ऐड करती हूँ, 8 8 + 2 8 + 2 10। नाउ 2 + 3 5 5 + 5 10। क्लियर? हाँ सिमिलरली ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। तो अगर आप पहले बी यूनियन सी करो और फिर ए के साथ यूनियन करो उसका, नो 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 मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ऐड ही हो रहे हैं। ठीक है, एक तरह से आप मान लो ऐड ही हो रहे हैं, ऑपरेशन ही है। हाँ ठीक है, तो बी यूनियन सी करो फिर ए के साथ यूनियन करो, या फिर ए यूनियन बी करो और फिर सी के साथ यूनियन करो, आंसर हमेशा सेम आएगा दोनों सेट का। ओके नेक्स्ट लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ए का किसके साथ यूनियन करे कि वापस से ए आ जाए? यूनिवर्सल सेट, सॉरी 5। क्लियर? नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ का मतलब क्या होता है? ए का अगर हम ए के साथ यूनियन करते हैं तो वापस से ए आता है। ठीक है, ये होता है आइडेम्पोटेंट लॉ। ओके किसी भी सेट का अगर आप उसके खुद के साथ यूनियन करो तो वापस से ए ही आएगा, वो खुद ही आएगा। क्लियर है ये? ओके नेक्स्ट लॉ ऑफ यू एंड लॉ ऑफ यूनिवर्सल सेट। ए यूनियन 5 क्या होता है? ए एंड ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है? बोलो, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट क्या होता है? नहीं समझ आया। यूनियन सेट क्या होता है? ओके डायग्राम से देखो, ए ये है अंदर सर्कल और यूनिवर्सल सेट है ये रेक्टेंगल। क्लियर? हमें क्या चाहिए होता है? हमें चाहिए होता है सारे एलिमेंट्स, ए वाले भी और यूनिवर्सल वाले भी। तो फिर क्या आ जाएगा? यूनिवर्सल सेट। क्लियर है सबको? क्लियर? ओके इजी है ना सारा? अच्छा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अभी हम 2 मिनट अभी हम 2-3 स्लाइड्स के बाद वापस आएंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर। डन हो गया? हाँ एग्जैक्टली बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल सेम है। डन हो गया सबका? ओके नेक्स्ट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। अब इंटरसेक्शन का सिंबल कैसा होता है? उल्टा यू। ओके इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है इंग्लिश में एंड
और हिंदी में या, हिंदी में रुको, हिंदी में और, हिंदी वाला और, इंग्लिश वाला और नहीं, हिंदी वाला और, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हमें वो सारे एलिमेंट्स चाहिए जो ए और बी में क्या है, कॉमन। क्लियर, हमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स चाहिए। ओके, सो व्हाट विल बी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब वो एलिमेंट बताओ जो ए और बी दोनों में है, 2 and 3। क्लियर है ये? ओके, क्लियर है? ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है। सो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट एंड दिस इज ए, दिस इज सेट बी। क्लियर, अब हमें क्या देखना है, वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में लाया कर रहे हो। ओके, सबसे पहले अच्छा अभी कुछ बनाना मत, ए वाला ये हो गया, राइट, एंड बी वाला ये हो गया। ओके, नाउ ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पर ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हो, यानी कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों कलर की लाइंस हो, बीच में ये वाला। ओके, सो दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? ओके, तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या होता है, सारे कॉमन एलिमेंट्स लिस्ट कर कर दे दो। ओके, अब सेट बिल्डर फॉर्म देखो, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, यानी कि x वो एलिमेंट्स है जो a और b दोनों में लाया कर रहे हो। क्लियर है ये बात सबको? श्योर? यूनियन ऑफ टू सेट मतलब दोनों कॉमन एलिमेंट्स। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दो, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स लिस्ट कर दो, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। क्लियर है ये बात? ओके, अब नेक्स्ट हम इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज देखते हैं। ओके, सबसे पहले कॉम्यूटेटिव लॉ, आप लोग ये खुद बता पाओगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। एसोसिएटिव लॉ, ए इंटरसेक्शन बोलो बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर? नेक्स्ट लॉ ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, वो क्या होता है, ए इंटरसेक्शन, अच्छा ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करो कि वापस से ए आ जाए, फाइव के साथ करोगे। ए और फाइव में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं, तो फिर फाइव आएगा बाहर। नो मतलब हाँ, ए का अलग से लॉ होता है, ए नहीं लेंगे हम। बोलो, ए का किसके साथ इंटरसेक्शन करो कि वापस से ए आए, यूनिवर्सल सेट। तीनों ही बोल दिया, तीनों में से तो एक ही तो था ही आंसर। A intersection universal set is A only. Okay. Next, idempotent law. A intersection A is A. Okay. ये होता है idempotent law. Law of U. A intersection phi क्या होता है? बोलो phi, बिल्कुल। यानी कि अगर आप A सेट और एम्प्टी सेट का इंटरसेक्शन लो तो बाहर तो एम्प्टी आएगा ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। ओके, और एक सेट बी है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, ए और बी में, ए और बी में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन फाइव क्या होता है, फाइव। नाउ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए। क्लियर? सबको क्लियर है पक्का? ओके, नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हम यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों ऑपरेशंस का साथ में करेंगे। ओके ओके, नाउ व्हाट इज ट्वाइस ऑफ 3 + 5, इसको कैसे लिखते हो आप, ट्वाइस ऑफ 5 प्लस ट्वाइस ऑफ 3। क्लियर? फाइन। सो अब ध्यान से देखना, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी निकालना है हमें, और हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। क्लियर? अब ऐसा सोचकर चलना है कि ए 2 का काम कर रहा है, बी 5 का, और सी 3 का काम कर रहा है। ओके, इंटरसेक्शन मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो और यूनियन मतलब ऐड कर रहे हो आप। ओके, तो क्या कर रहे हो आप, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। क्लियर?
यानी कि अगर 2 ऐसे मल्टीप्लाई करते हो तो क्या होता है, पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हो और फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो और बीच में क्या डाल देते हो, एडिशन का साइन। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, पहले आप 2a को b के साथ इंटरसेक्शन करोगे, फिर a का c के साथ इंटरसेक्शन करोगे और बीच में क्या लगाओगे, यूनियन। क्लियर? नेक्स्ट, अब यहाँ पर भी क्या होगा, a का आप b के साथ यूनियन करोगे और a का c के साथ यूनियन करोगे और बीच में क्या लगा दोगे, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया दोनों ही ऑपरेशंस का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों ऑपरेशंस चाहिए थे। तो आप सिंपल हेडिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ डालकर दोनों को इकट्ठा लिख सकते हो। कोई भी लिख सकते हो कहीं भी, या फिर इकट्ठा ही लिख सकते हो दोनों का एंड में। ठीक है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि दोनों में ही ना ऑपरेशन, दोनों ऑपरेशंस है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों है। क्लियर है सबको? तो अभी तक हमने सिर्फ 2 ऑपरेशन पढ़े हैं, यूनियन और इंटरसेक्शन। क्लियर? करें आगे? हो गया सबका? डन? ओके, नेक्स्ट इज डिफरेंस ऑफ 2 सेट। डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सेट ए जिसके अंदर से आपने दूसरे सेट को एलिमिनेट कर दिया हो। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, हमें एक सेट दिया हुआ है ए और ये सेट दिया हुआ है बी। क्लियर? तो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स का मतलब क्या है, दिस इज योर ए, ये पूरे ए में से आपको बी को एलिमिनेट करना है, बी को हटाकर ए के बारे में बात करना है। यानी कि हम a माइनस बी की अगर हम बात करें तो उसका मतलब होगा ए में से बी को हटा दो, यानी कि सिर्फ ये वाला पोर्शन। ओके, ठीक है, a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में से b को हटा दो। क्लियर? सिमिलरली b माइनस a का मतलब क्या होता है, दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b। ओके, b माइनस a का मतलब क्या होता है, पूरे b में से a वाले को हटा दो तो सिर्फ ये बचेगा। क्लियर है ये बात भी? ओके, सो डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स यानी कि a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a जो में बिलोंग करेगा बट वही सेम x b में बिलोंग नहीं करना चाहिए। क्लियर? a माइनस बी निकालना है हमें यहाँ पर, a निकाल माइनस बी का मतलब क्या होगा, a वाले एलिमेंट्स तो आप देख ही रहे हो, अब इसमें से वो वाले एलिमेंट्स हटा दो जो कि b में है। a वाले कौन से एलिमेंट्स b में है, 2 और 3, तो वो दोनों एलिमेंट्स a से हटा दो। ठीक है, जैसे अब हमारे पास ये चीज है a एंड b। ओके, दिस इज 1 2 3 एंड 4। ओके, अब हमें सबसे पहले देखना है b। a माइनस बी का मतलब क्या होगा, a में से b हटा दो तो ये बचा हमारे पास। ओके, सो a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई, 1। सिमिलरली b माइनस a का मतलब क्या है, बिल्कुल सही, b माइनस a का मतलब होता है कि ये पूरे b में से a हटा दो तो सिर्फ ये बचा, तो b माइनस a का मतलब क्या होता है, ठीक है, b माइनस a कितना आया, 4। क्लियर है ये बात? ओके, एक और चीज, b माइनस, क्या हम a माइनस b को ओनली a बोल सकते हैं, ये था ना आपका a माइनस b, ये था ना आपका a माइनस b, तो क्या हम इस पोर्शन को ओनली a बोल सकते हैं, बोल सकते हैं ऑब्वियसली, ओनली a होता है ये पूरा सर्कल, ओनली a का मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ a, नॉट b। ओनली a मतलब a नॉट b। क्लियर? सिमिलरली आप b माइनस a को क्या बोल सकते हो, ओनली b। ओके, अभी ये क्या लिखा है अभी हम बाद में आगे करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ ये पोर्शन सबको? पक्का? a माइनस b माइनस a निकालना आ गया। ओके, नेक्स्ट इज सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल है, ये एमसीक्यू में आ जाता है कि इसका सिमेट्रिक डिफरेंस निकाल कर दो। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब क्या होता है, a ट्रायंगल b, इसका मतलब क्या होता है, a माइनस b विच इज दिस
एंड बी माइनस ए विच इज दिस, और फिर कर दो दोनों का यूनियन। यूनियन का मतलब क्या हो गया, a माइनस बी और b माइनस ए का आपको सारे एलिमेंट्स लिखकर देने हैं। क्लियर? जैसे पिछले वाले एग्जांपल में a क्या था 1 2 3 और b क्या था 2 3 एंड 4। ओके, आप सबने a माइनस बी निकाला, कितना आया 1, b माइनस ए निकाला, कितना आया 4। नाउ ए ट्रायंगल बी का मतलब क्या होगा, इन दोनों का यूनियन, तो वो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 1,4। क्लियर है ये बात आपको? डबल कर्ली ब्रैकेट्स नहीं होंगे? नो नो नो, सिंगल सेट है ना, सेट में सिर्फ सिंगल बार, हाँ दोनों का मिलाकर एक सेट है। क्लियर? ठीक है, करें आगे। ओके, नेक्स्ट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। नॉर्मल इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है एंटोनिम, ऑपोजिट लिखना है आपको, ठीक है, दिन का रात, ठीक है, ऐसे ऑपोजिट लिखना है। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ये हमारा है यूनिवर्सल सेट और ये है हमारा सेट ए। क्लियर? कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट, जैसे अगर आपको बोला जाए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है वो सारे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। ओके, तो ये है ए, के अलावा सब कुछ लेना है आपको, वो हो जाएगा ए का, ये क्या होगा ए का कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है नॉट ए। फाइन एवरीवन? ओके, सो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब वो सारे एलिमेंट जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, विच मीन्स u माइनस ए होता है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। फाइन, क्लियर है सबको? अच्छा, अब यहां से हमें निकालना है ए का कॉम्प्लीमेंट। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, वो सारे एलिमेंट जो कि ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो वो क्या है, 5 तक है, तो इधर क्या आएगा 6 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स लिखने हैं आपको ए के कॉम्प्लीमेंट। आया समझ? सिंपल कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑपोजिट बताना है। ए का ऑपोजिट वो हो जाएगा वो वाले एलिमेंट जो कि ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। सिमिलरली अगर आपको बोला जाए ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ठीक है, ये सेट ए है और ये है सेट बी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताने को बोला जाए तो उसका मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी तो हमारा अंदर वाला सारा पोर्शन है, दोनों सर्कल्स को कंबाइन हमारा ए यूनियन बी है, तो उसके अलावा सब कुछ बता दो, तो वो ये बाहर वाला आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर बोला जाए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बता दो, तो उसका मतलब क्या होगा, देखो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी है ये, है ना, ए इंटरसेक्शन बी ये है, हमें चाहिए इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए इसका, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसके अंदर वाले पोर्शन के अलावा सब कुछ। बिल्कुल, बाहर वाला भी तो लोगे ना, यूनिवर्सल सेट का पूरा लोगे, यानी कि यूनिवर्सल से आप सिर्फ और सिर्फ इंटरसेक्शन हटा रहे हो यहाँ पर, और यहाँ पर आप यूनिवर्सल से यूनियन हटा रहे थे। आया समझ सबको? ओके, नेक्स्ट इज डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है ऐसे सेट जिसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। डिसजॉइंट सेट मतलब ऐसे सेट which don't have any कॉमन, ऐसे सेट जिसके अंदर कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है उनको कहते हैं हम डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर? नाउ डिसजॉइंट सेट का मतलब क्या होगा, ए सेट एंड बी सेट। ओके, जब इसके अंदर कुछ कॉमन ही नहीं है तो फिर ये इकट्ठा तो बन ही नहीं सकते, तो फिर ये कैसे बनेंगे, दूर दूर, अकेला ए अकेला बी दोनों अलग अलग बनेंगे, दोनों एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे। क्यों ओवरलैप नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट ही नहीं है। क्लियर? ना नहीं, टच भी नहीं कर सकते, टच करेंगे तो कोई ना, देखो टच करने का मतलब है कोई ना कोई कॉमन एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट इवन 0.5 कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इधर 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 बताओ कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है,
तो इधर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ रहा है, 5। तो जब भी ए और बी का इंटरसेक्शन 5 आए तो उसको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर एवरीवन, पक्का? कोई लिख रहा है, करूं आगे, कर दूं आगे, करें? ओके, नेक्स्ट इज द लॉ ऑफ अलजेब्रा। ये हमने कॉम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया। ओके, ए यूनियन बी मतलब ये, और ए इंटरसेक्शन बी मतलब अंदर वाला पोर्शन। ओके, ये हमने अभी कर लिया ना वेन डायग्राम की फॉर्म। नेक्स्ट एसोसिएटिव लॉ भी हमने कर लिया। ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब ये सारा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी मतलब सिर्फ ये वाला पोर्शन जहां पर तीनों एलिमेंट्स आ रहे हैं। फाइन। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमने कर लिया। अब एक काम करोगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का एक बार वेन डायग्राम बनाओगे, इसका अलग और इसका अलग, यानी कि आपको इक्वल टू का कोई भी पोर्शन ले सकते हो, एलएचएस आरएचएस में से कोई भी एक लेकर उसका डायग्राम बनाना है। ओके, चाहे एलएचएस ले लो फर्स्ट का, चाहे एलएचएस ले लो या आरएचएस ले लो, सिमिलरली सेकंड का चाहे एलएचएस ले लो चाहे आरएचएस ले लो, और उसका एक बार वेन डायग्राम बना के दिखाओ, देखिए आपको कितना आया है समझ वेन डायग्राम। एक ये बात तो श्योर है कि तीनों एलिमेंट्स आने चाहिए, 3 सर्कल तो बनेंगे। ओके, थोड़ा सा स्टार्ट करवा देती हूँ। बस आपको क्या करना है, यूनिवर्सल सेट बनाना है, ऐसा बड़ा सा यूनिवर्सल सेट बनाओ, और उसके अंदर आपको 3 सेट बनाने हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, ए बी सी। अब क्लियरली देखो, ए इंटरसेक्शन बी पहले ड्रॉ करो, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करो बनाओ, उसके बाद फिर उसका ए के साथ यूनियन कर दो। बना दिया? बनाया? ये आपने क्या बनाया, ये वाला ए बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी यूनियन ए, नहीं गलत है अभी, बनाया आप लोग ने? हाँ, मैम जो इसका मैम आरएचएस है मैम, इसका तो ये भी बन सकता है कि तीनों स्ट्रेट लाइन में हम 3 सर्कल्स बनाते हैं, वो भी तो हो सकता है आरएचएस, मैम। अच्छा नहीं नहीं नहीं, कॉमन है एलिमेंट्स इसमें, ठीक है, कॉमन एलिमेंट्स हैं एबीसी में, इसीलिए ओवरलैप करवाया है। नहीं, ये भी गलत है, दिखाऊं? सबसे पहले देखो ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी ये बनेगा, किसी को इसमें कोई डाउट है? पक्का? और ए ये है, राइट? तो अब आपको बनाना है इसका, यानी कि ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस का यूनियन लेना है। यूनियन का मतलब क्या होता है, सारे एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो फाइनल शेडिंग क्या होगी, ये वाला पोर्शन पूरा और साथ साथ ये वाला पोर्शन भी। आया समझ सबको? आया समझ? चलो अब दूसरा बनाओ। ठीक है, करें? नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास, बनाया आप लोग ने? बनाया ये वाला? हाँ ठीक है, सेकंड वाला? नहीं नहीं गलत है, कौन सा? यूनियन और फिर इंटरसेक्शन ए के साथ, हाँ हाँ गुड,
देखो सबसे पहले उन्होंने बोला है बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब होगा ये वाला पोर्शन, ये हो गया बी, और ए सी के साथ यूनियन करना है, तो ये वाला सारा पोर्शन होगा बी यूनियन सी में, ठीक है, ये वाला सारा पोर्शन होगा बी यूनियन सी में। उसके बाद आगे क्या बोला गया है हमें कि ए के साथ इंटरसेक्शन कर दो, ए है ये वाला पोर्शन, ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, वो एलिमेंट्स लिख दो जो कि दोनों में क्या है, कॉमन, राइट। अब कॉमन एलिमेंट्स लिखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पर रेड सॉरी जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों कलर है, वो ये वाला पोर्शन है, राइट, और ये वाला पोर्शन है। तो इसमें सिर्फ ए प्राइम ही बचेगा, क्या कह रहे हो? इसमें सिर्फ ए प्राइम ही बचेगा, मतलब ए ओनली ए। जो मैंने रेड से शेड करा ना वो आएगा आपका फाइनल आंसर, ओके। रेड वाला पोर्शन है जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों कलर्स है, वो वाला लेना है हमें, समझे? हाँ नहीं नहीं, ये वाला इंक्लूड नहीं होगा, सिर्फ वो इंक्लूड होगा जहां पर ब्लैक और ब्लू दोनों है इंटरसेक्शन, ये मैं हटा देती हूँ ना अब, ठीक है, ये वाला आएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है सबको, पक्का? ठीक है, कोई मुश्किल तो नहीं है ना, ये हो गया, ओके। नाउ नेक्स्ट हमारा जो लॉ है दैट इज द डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको सिर्फ 12th 11th में नहीं 12th में भी काम आएगा, ओके। क्या कह रहे हो? ऑफ कर दूं? टेम्परेचर बढ़ा दिया, ठीक है, एक बार देख लेना आप, नहीं तो बंद कर दूंगी अगर नहीं ठीक लगा तो, ओके। इसका मतलब क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन का क्या बनेगा, सॉरी यूनियन का क्या बनेगा, इंटरसेक्शन, ये होता है पहला डी मॉर्गन्स लॉ। दूसरा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, और ये इंटरसेक्शन का क्या बनेगा, यूनियन, ये दूसरा लॉ, ओके। तो डी मॉर्गन्स लॉ में ये दो लॉज होते हैं, ओके। अब एक काम करते हैं, इसका बनाएंगे हम वेन डायग्राम, ए बी, ए बी, ओके। इस तरफ मैं ये बनाऊंगी और एक तरफ मैं ये बनाऊंगी, ठीक है, और आप खुद देख पाओगे कि दोनों एक ही बातें, ओके। सबसे पहले ये बनाते हैं, एक बार ध्यान से देखना, फिर आप लोग बना लेना जो भी करना है, ओके। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी मतलब ये वाला सर्कल दोनों, और इसका कॉम्प्लीमेंट मतलब ये, अग्रीड, ओके। इधर आ जाओ, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है हमें, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए के अलावा सब कुछ, है ना, ये वाले सर्कल को छोड़कर, ये वाले सर्कल को छोड़कर सब कुछ, अग्रीड। और दूसरा क्या है, बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़कर सब कुछ, बी वाले सर्कल को, ये वाले सर्कल को छोड़कर सब कुछ लेना है अब आपको, राइट, हाँ। और बीच में क्या है, एंड, यानी कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पर ब्लू और ब्लैक दोनों आ रहा है, और वो क्या है, ये वाला पोर्शन सारा ब्लू ब्लैक वाला। क्या ये और ये सेम हो गए, देख लो आराम से, इज इट सेम, सेम है दोनों, क्लियर। तो ये हो गया आपका पहला डी मॉर्गन्स लॉ, आया समझ सबको, पक्का? ठीक है, आपको खाली लॉज लिखने हैं, सेकंड ये वाला, ये वाला, ये जो ब्लू वाली ये वाली, देखो ए यूनियन बी मतलब ये दोनों सर्कल्स, अग्रीड, ठीक है, और उसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि वो सारा पोर्शन जो कि यूनिवर्सल सेट में है बट ए यूनियन बी में नहीं है, ओके। दोनों क्लियर है, दोनों सेम फिगर आ गए। अब आगे देखो, ये देखो, अब पहले ये क्या कह रहा है,
ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ये, राइट? ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये, और इसका कॉम्प्लीमेंट देखना है, तो ये सारा पोर्शन आ जाएगा, राइट? आगे नाउ दिस, ये क्या कह रहा है, ए और बी है हमारे पास, ओके? तो अब देखो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ये वाला सर्कल छोड़कर बाकी सब कुछ, ठीक है? और फिर साथ में क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये वाला सर्कल छोड़कर बाकी सब कुछ, ठीक है? थोड़ा चेंज कर देते हैं, राइट? ओके। और बीच में क्या है दोनों के, यूनियन मतलब दोनों, और यूनियन मतलब और, यानी कि वो सारे एलिमेंट जो कि या तो ए कॉम्प्लीमेंट में है या फिर वो बी कॉम्प्लीमेंट में, सब कुछ लिख दो। तो यानी कि ऐसा कौन सा पोर्शन है जहां पर अकेली ब्लैक लाइन है या फिर अकेली ब्लू लाइन है या फिर दोनों है? तो वो क्या है, इधर क्या इस पोर्शन में क्या कोई लाइन है? नहीं। इस पोर्शन क्या क्या अलावा क्या हर जगह लाइंस दिख रही हैं आपको? बिल्कुल। तो क्या ये और ये सेम हो गए? ठीक है, क्लियर? वेन डायग्राम से भी क्लियर हो गया कि डी मॉर्गन्स लॉ कैसे ऑपरेट कर रहा है। मेन तो आपको याद ही रखना है कि डी मॉर्गन्स लॉ होता क्या है, मतलब ये दो आइडेंटिटीज ही याद रखनी है, और आपने एक बार इसका विजुअलाइजेशन भी देख लिया, कि वेन डायग्राम से भी समझ लिया कि ये क्या हो रहा है इधर। क्लियर है सबको? आगे कर सकते हैं? कोई डाउट है आपको? क्लियर एवरीवन? चलो, आइडेंटिटी लॉ भी हमने कर लिया है, ठीक है? ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल इज ए यूनियन फाई इज ए, ओके? ये सब हम, चलो बचा हुआ फिर हम लास्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ओके? चलते हैं अभी ये, हाँ अभी तो बचा है चैप्टर, अभी तो मिसलेनियस हुई नहीं ना, मिसलेनियस से ही तो क्वेश्चंस आते हैं।